VR Academy. Welcome to our YouTube channel. नमस्कार दोस्तों, वीआर अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं, जहां हम बना रहे हैं वो ऑसम एजुकेशनल कंटेंट to give effective and easy solutions to all the problems of competitive exams that you have. This time we are going to talk about जामिया's BA Honors English Entrance Exam 2025 यानी इस साल के पेपर 2025 के पेपर के बारे में बातों का सिलसिला चैनल पे आज जारी रहेगा। जामिया के 2025 के BA के पेपर में दोस्तों आज हम दूसरी बार यानी पार्ट 2 में मिल रहे हैं। इसका पार्ट 1 मैंने कुछ हफ्ते पहले अपने चैनल पे अपलोड किया था, जिसमें ऑब्जेक्टिव के अंदर जो 40 क्वेश्चन होते हैं उसके 20 क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए थे और न सिर्फ उनको सॉल्व किया था बल्कि नोट्स भी लिखवाए थे, एक्स्ट्रा डिटेल्स भी बताई थी। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो चैनल चेकआउट कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। आज की पार्ट 2 वीडियो के अंदर जो 20 सवाल बच गए थे दोस्तों वो भी मैं पूरे कर दूंगा। आज पूरा पेपर कंप्लीट एनालिसिस हो जाएगा। कॉपी पेन लेकर बैठिए, नोट्स बनाइएगा, उसी स्टाइल आप मेरा जानते हैं, डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा और भी बहुत सारी चीजें आपको आज जानने को मिलेंगी। इसी के साथ दोस्तों जल्दी से आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर, जो मुझे लगता है सबका सही रहा होगा। व्हाट इज द नेम ऑफ द फिक्शनल स्कूल इन हैरी पॉटर सीरीज? आखिर कौन है वो बच्चा जिसको ये नहीं पता है? आई रियली डोंट हैव एनी आइडिया अगर ये किसी का गलत हो रहा है, क्योंकि हो ना हो किसी ना किसी वजह से हम हैरी पॉटर की वजह से हम लिटरेचर पढ़ने आते हैं, हमारा मन करता है साहित्य पढ़ने का। आंसर इज ऑब्वियसली हॉगवर्ट्स द स्कूल ऑफ मैजिक, जिसमें हैरी पॉटर जाता है, डम्बलडोर एंड एवरीबॉडी इज देयर। तो आई डोंट थिंक इसका आंसर मुझे समझाने की जरूरत है, तो हैरी पॉटर सीरीज का आंसर हॉगवर्ट्स था। क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं। द विंड विस्पर थ्रू द ट्रीज, ये एक फ्रेज है, इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच? अगेन आपको पोएटिक डिवाइस पे क्वेश्चन पूछा गया है। आंसर इज पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन आप जानते हैं मानवीकरण कहते हैं जिसे, जिसमें इंसानों की खूबी नॉन ह्यूमन एंटिटीज को दी जाती है। पूरा यूट्यूब ट्यूटोरियल मैंने इस पर पढ़ा रखा है, प्लेलिस्ट बना रखी है लिटरेरी डिवाइसेस के लिए। तैयारी अगर आपको करनी है तो मेरे चैनल पर जाके चेकआउट करिए, बहुत सारे हमने कवर कर रखे हैं, वो अवेलेबल होगी। तो आंसर पर्सोनिफिकेशन था, यूट्यूब वीडियो चेकआउट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं। हु क्रिएटेड द डिटेक्टिव कैरेक्टर हरक्यूल पॉयरेट? हरक्यूल पॉयरेट नाम का जो जासूसी कैरेक्टर है वो किसने बनाया है? आंसर इज ए अगाथा क्रिस्टी, जो कि क्वीन ऑफ क्राइम कहलाई जाती हैं। हरक्यूल पॉयरेट इनफैक्ट आप देखोगे अगाथा क्रिस्टी का सबसे फेमस कैरेक्टर है जो उन्होंने क्रिएट किया, जो कि एक जासूस है, और उनके जासूसी कई उपन्यासों में, जैसे आप देखेंगे द मर्डर ऑफ रॉजर एक्रॉयड एंड द मिस्टीरियस अफेयर एट स्टाइल्स, ये दो नॉवल है। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, द मर्डर ऑफ रॉजर एक्रॉयड, जो अगेन बहुत अच्छी किताब है अगाथा क्रिस्टी की अगर आपने नहीं पढ़ी है, और दूसरी द मिस्टीरियस अफेयर एट स्टाइल्स, उसके अंदर भी आपको ये जासूस नजर आता है। जासूसों पे क्वेश्चन पूछा गया है। अर्थर कॉनन डॉयल तो भाई हो ही नहीं सकता, उसने शेरलॉक होम्स को कैरेक्टर क्रिएट किया। क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं। अगेन अ वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन, ये किताब बहुत फेमस है, इस पे फिल्म भी बन चुकी है, नहीं देखी तो जाकर देखिए, जिसमें लियोनार्डो डिकैप्रियो है, टॉबी मैगवायर है। Who is the narrator of the novel, the great American novel, The Great Gatsby? The Great Gatsby नॉवल का नैरेटर कौन है? तो अगर मैं आपको इसका थोड़ा डेटा 3 नंबर का, तो द ग्रेट गैट्सबी नॉवल का नाम है। इसके जो राइटर हैं वो बड़े फेमस हैं, एफ स्कॉट फिट्जजेराल्ड। इस पे भी कई दफा क्वेश्चन है, राइटर पे पूछ लेते हैं, इस बार नहीं पूछा। द ग्रेट गैट्सबी के अंदर आप देखेंगे जो गैट्सबी है, जो महान गैट्सबी की बात है, वो असल में कैरेक्टर है जे गैट्सबी, तो वो तो प्रोटैगनिस्ट है, कहानी ही उसी के। पर पूछा गया है नैरेटर कौन है। जो बच्चे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं उनको इस नॉवल के बारे में, उन्होंने पक्का इसको जे गैट्सबी लिख दिया होगा, क्योंकि वो दिमाग में चलता है ना अजीब सा लॉजिक की गैट्सबी नाम है तो नाम गैट्सबी सुना रहा होगा, पर ऐसा है नहीं। अगर आप नॉवल को जानते हैं तो गैट्सबी का जो पड़ोसी होता है जिसका नाम है निक कैरोवे, असल में कहानी निक कैरोवे ही सुना रहा होता है, जिसका फिल्म में जो एक्टिंग, अगर आप ये फिल्म देखते हैं द ग्रेट गैट्सबी जो 2013 में फिल्म बनी थी, बड़ी अच्छी पिक्चर है, देखी नहीं तो देखिए, बहुत मजा आएगा आपको। टोबी, ये देखेंगे ये फिल्म के अंदर टोबी मैगवायर ने ही ये रोल प्ले किया है, वही जो स्पाइडरमैन है हमारा पीटर पार्कर, उसी ने ये रोल प्ले किया था निक कैरोवे का। और निक कैरोवे जे गैट्सबी का पड़ोसी होता है, वो उसके थ्रू ही हमें जे गैट्सबी के बारे में पता चलता है। वो जो पूरी दुनिया है, वेस्ट टेक की दुनिया, उसके बारे में मालूम पड़ता है। इस नॉवल के थ्रू एफ स्कॉट फिट्जजेराल्ड जो ग्रेट अमेरिकन ड्रीम है उसके बारे में बताते हैं। एक ट्रैजिक कहानी है जे गैट्सबी के बारे में। मैं और ज़्यादा आपको स्पॉयलर्स नहीं दूंगा, जाकर देख लीजिए, नॉवल पढ़िए, नहीं तो फिल्म तो देख ही सकते हैं। आंसर इज निक कैरोवे है। अगेन 14th क्वेश्चन है, इसमें भी आप देखेंगे पोएटिक डिवाइस पे क्वेश्चन आया है। पार्टिंग इज सच स्वीट सॉरो फ्रॉम रोमियो एंड जूलियट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किस तरह का पोएटिक डिवाइस है? आंसर इज ए ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन आप देखते हैं जिसको कॉन्ट्रडिक्शन भी कहते हैं, जब कोई दो ऑपोजिट मीनिंग की चीजें साथ में रखी जाएं, साथ में लाई जाएं, साथ में यूज किया जाए, तो उसको ऑक्सीमोरॉन कहते हैं।
पार्टिंग का मतलब है यहाँ बिछड़ना, जुदाई जो है, पार्टिंग इज सच स्वीट सॉरो। तो जुदाई आप देखेंगे बिछड़ना दुख का समय है, लेकिन रोमियो एंड जूलियट के अंदर वो कहते हैं कि जो बिछड़ना है वही सबसे मधुर, सबसे मीठा, सबसे ज्यादा सुखद दुख है, स्वीट सॉरो है। तो आप देखते हैं जो बिछड़ना है वो दुख की बात है, पर उसे स्वीट क्यों कहा जा रहा है? तो यहाँ कॉन्ट्रडिक्शन आइडियाज में, पर उनको साथ में यूज किया जा रहा है, इसलिए ये ऑक्सीमोरॉन का एग्जाम्पल है। और आप जानना चाहते हैं ऑक्सीमोरॉन के एग्जाम्पल, जैसे ये कहना कि मैं भीड़ में भी तन्हा हूँ, तो भीड़ में आप तन्हा नहीं हो सकते, अगेन वे कॉन्ट्रडिक्शन है, बट दे एग्जिस्ट, इट गिव्स अ पोएटिक मूड, अ पोएटिक सेंसिबिलिटी टू द लाइन। और वही चीज यहाँ भी नजर आती है शेक्सपियर के प्ले रोमियो एंड जूलियट में, जब कहा जा रहा है पार्टिंग इज सच स्वीट सॉरो। 25th नंबर क्वेश्चन मैंने आपको बोला था क्वेश्चन आने वाला, और वो क्वेश्चन आ गया, और वो यही किताब के बारे में क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ मिडनाइट्स चिल्ड्रन? एंड आंसर इज सलमान रुश्दी। ये किताब बहुत इंपॉर्टेंट है भारतीय इतिहास के बारे में, इंडियन हिस्ट्री, एंड 1915 से लेकर 1977 यानी इमरजेंसी तक की। 1915 में आप देखेंगे गांधी जी भारत लौटे, तब से लेकर इंदिरा गांधी की इमरजेंसी जो 75 से 77 यानी 75 से 77 तक लगी, उस पूरे इतिहास को कैप्चर करती है, पर एक मैजिकल रियलिज्म के थ्रू। ये किताब ने आप देखेंगे रुश्दी साहब को बुकर प्राइज जिताया, बुकर प्राइज जितवाया, बेस्ट बुकर इन 25 ईयर्स का भी अवार्ड उनको मिला। बहुत अच्छी किताब है, अगर आप एक भारतीय इंसान है जिसको भारतीय इतिहास जानना है तो ये किताब जरूर पढ़िए। आंसर है सलमान रुश्दी। क्वेश्चन नंबर 26 पर आता हूँ, हु वॉज द फर्स्ट अफ्रीकन राइटर जिनको नोबेल प्राइज मिला लिटरेचर के अंदर? यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकती थी क्योंकि जितने भी राइटर्स का नाम आप देख रहे हैं वो अफ्रीकन डिसेंट के और अफ्रीकन लोग हैं। चिनुआ अचेबे लोगों को लग सकता था जो थिंग्स फॉल अपार्ट के लिए जाने जाते हैं, पर ये दुख की बात है कि चिनुआ अचेबे सबसे महान, सबसे इंपॉर्टेंट अफ्रीकन राइटर होने के बावजूद भी नोबेल प्राइज विनर नहीं थे। आंसर इसलिए वॉल्फ सोइंका है, जो नाइजीरियन प्ले राइट थे, 1986 के अंदर उन्होंने जीता नोबेल प्राइज। तो वॉल्फ सोइंका इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 27 एकदम स्टैंडर्ड क्वेश्चन है दोस्तों। जिसने भी मेरे चैनल पर कुछ भी एक मेरी वीडियो देखे, जो मुझे जानते हैं वो जानते होंगे कि 27 का आंसर क्या है, और वो है वेस्टलैंड कविता किसने लिखी है। मेरी यूट्यूब पर सबसे पॉपुलर वीडियो आप देखें और सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स उसी की वजह से सब्सक्राइब किए जब मैंने वेस्टलैंड को समझाया था 4 पार्ट ट्यूटोरियल के अंदर। और ये पोएम सबसे इंपॉर्टेंट मॉडर्निस्ट कविता है। आप देखेंगे कविता 1922 में छपी, वेस्टलैंड इस कविता का नाम है, द वेस्टलैंड एक्चुअली में कविता का नाम द वेस्टलैंड। और आप देखते हैं ये मॉडर्निस्ट इंग्लिश पोएम्स पोएट्री के अंदर सबसे अहम स्थान रखती है। 1922 में छपी थी। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद का जो वेस्टलैंड, जो डिसइल्यूजनमेंट, जो दुख है, वो पूरा इस कविता में नजर आता है। और इसकी सबसे इंपॉर्टेंट शुरुआती लाइन, अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ, रीडिंग लाइलेक्स आउट ऑफ डेड लैंड, मिक्सिंग मेमोरी विद डिजायर। बड़े मजे की बात है, एक तो मैंने इस पे पूरे ट्यूटोरियल्स पढ़ा रखे हैं जो सबसे ज्यादा पॉपुलर आपको यूट्यूब पे नजर आएंगे। दूसरी बात, एग्जाम से पहले मैंने टीएस एलियट के एमसीक्यूज पढ़ाए थे, सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज अबाउट हिज एसेज, अबाउट हिज पोएम्स, तब भी इस कविता का जिक्र किया था। तो जो वो वीडियो देखकर गए होंगे उनके लिए तो इट वुड हैव बीन अ केक वॉक। तो आंसर ऑब्वियसली इज टीएस एलियट। अगला सवाल टीएस एलियट से ही जुड़ा हुआ है, मॉडर्निज्म पे देखिए दोबारा एक और क्वेश्चन। और मैंने बोला था मॉडर्निस्ट पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप देखते हैं अगर हम मॉडर्निस्ट पीरियड्स का बताएं, उस पर मैंने पढ़ाया था 1890 से लेकर 1940 तक। ये एलियट की इंट्रोडक्टरी वीडियो में मैंने पूरा समझाया था आपको मॉडर्निज्म, ये शायद सेकंड वीडियो में था पर मैंने पूरा पढ़ाया था, तो अगर आप वो समझ गए होंगे। और जेम्स जॉयस का भी जिक्र किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर वही है। और क्वेश्चन पूछा गया है, द फ्रेज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, जो कि एक टेक्निक है, नैरेटिव टेक्निक होती है मॉडर्निस्ट नॉवेल्स में बहुत ज़्यादा, कई बार तो आपको पोएट्री में, एलियट की कविताओं में भी नजर आएगा कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस फ्रेज क्लोजली एसोसिएटेड, किस ऑथर सबसे ज़्यादा यूज़ किया, एसोसिएटेड है। ऑप्शंस जेम्स जॉयस, टीएस एलियट हो नहीं सकते, ऑथर की बात हो रही है, यानी नॉवेल्स में पूछ रहे हैं। एलियट ने उतना यूज किया नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा एसोसिएट एलियट ने भी किया, हल्का फुल्का, लेकिन सबसे ज्यादा वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, एसोसिएटेड है। आंसर इज जेम्स जॉयस। आंसर ए है। एफ स्कॉट फिट्जजेराल्ड, देख रहे वही आ गया जो अभी मैंने बताया था, गैट्सबी, ग्रेट गैट्सबी लिखने वाले। जॉर्ज ऑरवेल भी नहीं है, आंसर जेम्स जॉयस है। जिनका सबसे फेमस उपन्यास आप देखते हैं जिसके लिए वो जाने जाते हैं, वो भी 1922 में छपा, और जिसका नाम है यूलिसिस। ये जो यूलिसिस नॉवल है जिसमें आपको स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस पहले 3-4 पन्नों में ही नजर आने लगता है, ये भी 1922 में ही छपा था। तो बड़ी मजे की बात है, मॉडर्निस्ट इंग्लिश लिटरेचर की सबसे अहम कविता और सबसे अहम उपन्यास एक ही साल में छपता। तभी मैंने अपनी वेस्टलैंड वाली वीडियो में कहा था 1922 इज द हैप्पी बर्थडे ईयर ऑफ मॉडर्निस्ट इंग्लिश लिटरेचर। सबसे ज्यादा डिसाइसिव इंपॉर्टेंट काम इसी साल छप रहे हैं। तो आंसर यूलिसिस था, यानी यूलिसिस ऑफ जेम्स जॉयस, और उसी में हमको स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नजर आता है। दो यूलिसिस के अलावा एक और किताब है बड़ी फेमस, जो एक कंस्टलर रोमा नॉवल है, आर्टिस्टिक जर्नी के बारे में है जेम्स जॉयस का, उसमें भी आपको स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नजर आता है, और वो है अ पोर्ट्रेट ऑफ एन आर्टिस्ट एज अ यंग मैन। ये भी कई दफा क्वेश्चंस में पूछा गया है।
और जो दूसरी राइटर अगर जेम्स जॉयस के अलावा एक और राइटर हैं जो सच में स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के साथ एसोसिएट की जाती हैं, तो वो है वर्जीनिया वुल्फ। वो ऑप्शन में नहीं थी, वरना थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता था दोनों में किसको चुने। दो मार्शल प्रूस्ट भी एक राइटर हुए, वो भी एसोसिएटेड हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के साथ, पर गिवन ऑप्शंस के अंदर सबसे अप्रोप्रिएट आंसर विल ऑब्वियसली भी जेम्स जॉयस। मुझे उम्मीद है दोस्तों अभी तक आप बोर नहीं होंगे। अगर ऐसा है तो वीडियो को यहीं पॉज करिए, जाइए ब्रेक लीजिए, चाय पानी पीकर फिर से लौट आइए। खैर शुरू करते हैं आगे के सवाल, और क्वेश्चन नंबर 29 से बात चलते हैं, और वो क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग दिलचस्प है, और वो है 29th क्वेश्चन, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ ऑरवेल्स एनिमल फार्म। जॉर्ज ऑरवेल का फेमस उपन्यास शॉर्ट सन नोवेला है, 70-80 पन्नों का है। एनिमल फार्म की थीम क्या है, आप चाहें तो मैं आपको किताब दिखा सकता हूँ, काफ़ी मशहूर है ये, दिस इज द बुक एनिमल फार्म, जिसके अंदर आप देखते हैं एक एलिगरी है, पॉलिटिकल एलिगरी लिखी गई है, जिसके अंदर पिग्स की कहानी है, नेपोलियन होता है, स्नोबॉल होता है, एनिमल्स का फार्म है, और इंसानों का भी जिक्र है, लेकिन असल में पॉलिटिकल वर्क है जॉर्ज ऑरवेल का, जो 1940s के दौर में लिखा गया, उस समय की वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 की पॉलिटिक्स को दिमाग में रखते हुए। तो ऑप्शन है कैपिटलिज्म एंड क्लास स्ट्रगल, टोटलिटेरियनिज्म एंड रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, एंड ऑप्शन डी इज कॉलोनियलिज्म इन एशिया। आंसर इज बी टोटलिटेरियनिज्म एंड रेवोल्यूशन। ये दिखाया गया कि किस तरह से क्रांति लाई जाती है, लेकिन उसके बाद क्रांति आने के बाद वो अपने विचारधाराओं से, अपने मोरल आइडियल्स, जो वादे किए थे क्रांति से पहले, जब क्रांति वाले आने वाले लोग फिर गद्दी पर आते तो वो उतने ही करप्ट निकलते जितने पहले के लोग थे। तो इसमें क्या होता है कि पहले एनिमल्स का एक फार्म होता है, वो इंसानों को रिप्लेस कर देता है, क्योंकि उन्हें लगता है एनिमल्स को लगता है कि इंसान बहुत ज़्यादा डिक्टेटोरियल हैं और मिसयूज एक्सप्लॉइट करते हैं। लेकिन जब एनिमल्स गद्दी पर बैठते हैं और फार्म अपने हिसाब से चलाने लगते हैं, तो वो देखते हैं कि वो एनिमल्स भी उतने ही करप्ट थे जितने इंसान थे, बल्कि उनको लगता है इंसान बेहतर थे, उनको वापस ले आया जाए। इसके अंदर आप देखते हैं ये असल में ऑरवेल का क्रिटिक था स्टैलिनिस्ट रिजीम का, जो स्टैलिन के अंडर रशिया यूएसएसआर चल रहा था, रशियन रेवोल्यूशन का क्रिटिसिज्म आपको इसमें नजर आता है। तो स्टैलिनिस्ट रिजीम को ध्यान में रखते हुए, स्टैलिन का क्रिटिसाइज करते हुए ये एक नॉवल लिखा गया था। तो टोटलिटेरियनिज्म, जिसके टोटलिटेरियनिज्म एंड रेवोल्यूशन को क्रिटिसाइज करते हुए नॉवल है। क्वेश्चन नंबर 30 है, ये थोड़ा सा मुश्किल शायद लग सकता था, क्योंकि अमिताभ घोष पे अभी तक जामिया के एमए एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, पर अब की बार आप देखेंगे बीए में भी क्वेश्चन है। लेकिन जो स्टूडेंट्स मेरी वीडियोस फॉलो कर रहे थे, मैंने उनको पहले भी बोला था एग्जाम से पहले, अमिताभ घोष इज वन ऑफ दोज राइटर जिस पे हर साल सवाल आता है। बल्कि मैंने दो चीजें कही थी, अमिताभ घोष पे जरूर पढ़ के जाइएगा और सलमान रुश्दी पर, और आप देख रहे हैं दोनों पे ही सवाल इसमें भी था, इनफैक्ट इस बार के एमए एग्जाम में भी था। तो काफी ज्यादा उन स्टूडेंट्स को वो टिप काम आई होगी। और क्वेश्चन है जो नॉवल है सी ऑफ पॉपीज, हु रोट द नॉवल सी ऑफ पॉपीज, द फर्स्ट इन द आइबिस ट्रिलॉजी। तो दो हिंट दिए हुए यहाँ पर, या तो सी ऑफ पॉपीज पहचान जाइए, या आप आइबिस ट्रिलॉजी या आप आइबिस ट्रिलॉजी को पहचान लीजिए। आइबिस ट्रिलॉजी असल में 3 किताबें हैं अमिताभ घोष की, आंसर ऑब्वियसली अमिताभ घोष है, ऑप्शन डी। आइबिस ट्रिलॉजी 3 किताबें, वो मैं 3 किताबों के नाम लिख देता हूँ आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 30 के अंदर, 30 में जो आइबिस ट्रिलॉजी है, जो असल में हिस्टोरिकल फिक्शन है, इतिहास और कहानियों का एक जो कॉम्बिनेशन होता है मज़ेदार, जो आपको अमिताभ घोष के काफ़ी उपन्यासों में मिलेगा, एक इन एन एंटीक लैंड पे भी मिलेगा, जो बड़ा फेमस नॉवल है उनका पोस्ट कॉलोनियल वर्क, जिसमें मैंने कम से कम 2 वीडियो बना रखे अपने चैनल पे। तो आइबिस ट्रिलॉजी में 3 किताबें हैं, जहां आप देख लीजिए। पहली किताब का नाम है, देखिए, सी ऑफ पॉपीज इज द नेम ऑफ फर्स्ट बुक, सी ऑफ पॉपीज, जिस किताब के बारे में आपको पूछ रहे हैं, जो 2008 में आई। दूसरी किताब इसमें है रिवर ऑफ स्मोक, जिस पे जामिया के आई थिंक एमए के पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, रिवर ऑफ स्मोक, जो 2011 में छपती है। और लास्ट है फ्लड ऑफ फायर। तो ये 3 किताबें हैं इस ट्रिलॉजी के अंदर जो अमिताभ घोष ने लिखी है। उसका पहला पार्ट आपसे पूछ रहे हैं, सी ऑफ पॉपीज किसने लिखी है, 2008 की। आप चाहें तो मैं आपको किताब दिखा सकता हूँ, मेरे पास काफ़ी इसका रेयर एडिशन वाला अवेलेबल है, दिस इज द होल बुक सी ऑफ पॉपीज का, इसी में आपको अवेलेबल मिलेगी, पेंगुइन के अंदर है। और देखिए सही बात लिखी हुई, मैन बुकर प्राइज ऑफ 2008 के लिए लॉन्ग लिस्ट भी हुई थी किताब, इसी किताब के बारे में आपसे पूछा गया किसने लिखी, तो आंसर इज डी अमिताभ घोष। क्वेश्चन नंबर 31 पर आता हूँ फटाफट से। अगेन ये लिटरेरी टर्म पे क्वेश्चन है, लिटरेरी टर्म्स पे फिर एक सवाल आपसे पूछा जा रहा है, कौन से नॉवल को, व्हाट इज द टर्म फॉर अ नॉवल दैट फोकसेस ऑन द साइकोलॉजिकल एंड मोरल ग्रोथ ऑफ द प्रोटैगनिस्ट फ्रॉम यूथ टू एडल्टहुड। सवाल सिंपल सा है, थोड़ा सा शायद मुश्किल लगे, क्योंकि 12th के बच्चों को जिनको टेक्निकल टर्म्स का अंदाजा नहीं है, उनको ना समझ में आए। पूछ रहे किस तरह के नॉवेल्स के अंदर हम जो हमारा जो हीरो है, जो प्रोटैगनिस्ट है, उसको जवानी से लेकर आप एडल्टहुड तक, उसके आप कह सकते हो यूथ यानी उसकी एकदम बचपन से लेकर उसकी जवानी तक के अंदर उसकी साइकोलॉजिकल, मानसिक और मोरल यानी नैतिक विकास के बारे में हमें पता चलता है। ऐसी कहानियों को क्या कहा जाता है, ऐसे नॉवेल्स को। क्वेश्चन है बिल्डंग्स रोमन, एपिस्टोलरी, एलेगरी एंड पिकरेस्क।
आंसर एक है बिल्डंगस्रोमा, जिसके अंदर आप देखते हैं कैरेक्टर डेवलपमेंट होती है, एक हीरो की कहानी होती है, बचपन में वो कैसे हालातों में रहा, कैसे हालातों को उसने ओवरकम किया, मुश्किलों को कैसे उसने सक्सेस पाई और आज वो क्या बड़ा इंसान बन चुका है। ऐसी कहानियां जिसमें एक कैरेक्टर की ही डेवलपमेंट पूरे नॉवल में रहती है, उसको हम बिल्डंगस्रोमा नॉवल कहते हैं। एपिस्टोलरी नॉवल देखिए हो नहीं सकता, एपिस्टोलरी नॉवेल्स वो होते हैं जो चिट्ठियों के फॉर्म में लिखे जाते हैं, जैसे रिचर्डसन का पामेला एक बहुत फेमस नॉवल है, वो इसी का एग्जांपल है। तो ये तो लेटर्स वाली बात हो गई। पिकारेस्क होता है जिसके अंदर एक रोग, एक एडवेंचर स्टोरी होती है, ये वो भी नहीं होता। एलेगरी आप देखते हैं, अभी हमने जैसे हमने अभी एनिमल फार्म के बारे में बात की, जिसके अंदर कहानी एक कहानी के टर्म्स में किसी और मेटाफोरिकल वे में दूसरी चीजों के बारे में बात चल रही होती है। एनिमल फार्म में बात जानवरों की चल रही है, पर हमें पता होता है बात जानवरों की नहीं बल्कि एक रियल डील पॉलिटिकल सिस्टम को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। आंसर बिल्डंगस्रोमा है। अगर आप एग्जाम्पल्स चाहते हैं बिल्डंगस्रोमा के, तो 31 क्वेश्चन में जैसे चार्ल्स डिकन का बहुत फेमस नॉवल है डेविड कॉपरफील्ड, जिसको आप एक बिल्डंगस्रोमा कह सकते हैं। इनफैक्ट उसको तो कंसलर रोमा भी कहते हैं, जब एक आर्टिस्ट की डेवलपमेंट होती है। बिल्डंगस्रोमा में ही एक कैटेगरी कंसलर रोमा नॉवेल्स की आती है। डेविड कॉपरफील्ड बाय डिकेंस इज वन एग्जांपल, जिसमें आपको बिल्डंगस्रोमा आएगा, जिसमें आप देखते हैं डेविड की कहानी है, बचपन में हालात बिगड़ते हैं, बाप की मौत हो जाती है, माँ ने दोबारा शादी कर ली और वो कैसे बड़ा होकर एक राइटर बन जाता है, क्या मुश्किलें हैं, शादी ब्याह, उसकी एक डेवलपमेंट, उसकी मोरल ग्रोथ नजर आती है। दूसरा अच्छा एग्जाम्पल है जेन आयर, एक नॉवल है, आप देखते हैं शार्लॉट ब्रॉन्ट का। तो जेन आयर आप लिख लीजिए, वो भी एक एग्जाम्पल है जिसमें एक फीमेल प्रोटैगनिस्ट के बारे में, उसकी जिंदगी के बारे में हमें पता चलता है। तो दोनों एग्जाम्पल बिल्डंगस्रोमा के हो गए। इसके बाद आते हैं दोस्तों 32 नंबर क्वेश्चन पर। द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल वॉज रिटन बाय होम, को किसने लिखी है? ये आई थिंक सबका सही रहा होगा, क्योंकि डायरी ऑफ अ यंग गर्ल बहुत फेमस किताब है। इसके कुछ एक्सर्प्ट मैंने 9th या 10th की एनसीईआरटी बुक में भी देखे। इनफैक्ट ये जो किताब है ये कई बार स्कूल्स में भी प्रिस्क्राइब्ड होती है, मुझे तो याद है मैंने स्कूल में अपनी पढ़ी थी। तो आंसर काफी ईजी रहा होगा आपके लिए। डायरी ऑफ अ यंग गर्ल वॉज रिटन बाय एन फ्रैंक, विच इज ऑप्शन बी। जो आप जानते हैं एक जूइश गर्ल होती है जो हिटलर के समय पे लिखी गई है डायरी एंट्रीज। असल में इस पूरी किताब में एक डायरी को छपवाया गया है एन फ्रैंक की, जो कुछ 14-15 साल की लड़की है जो ज्यू है, इसलिए वो छुपी हुई है। और वो छुप कर वो अपनी फैमिली के साथ रह रही है, एक और फैमिली भी उनके साथ होती है, और वो डायरी लिख रही है जिसका नाम डियर किटी होता है। और उसी के पन्नों के अंदर हमें पता चलता है कि क्या क्या गुजर रही है, रोजमर्रा की जिंदगी है, उसको प्यार भी हो जाता है। और बहुत ट्रैजिक हमें लगता है ये कहानी पढ़ने के बाद जब पता चलता है कि 1945 के अंदर उन्हें पकड़ लिया गया था, उनको कंसंट्रेशन कैंप ले जाया गया और वहीं उनकी डेथ हो गई थी 1945 में। आज भी आप देखते हैं ऑशविट्स एक कंसंट्रेशन कैंप था पोलैंड में, वहीं पर कब्र है एन फ्रैंक की, जो दुनिया भर के उनको चाहने वाले लोग वहां आते हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपको किताब दिखाता हूँ। दिस इज द बुक वी आर टॉकिंग अबाउट, डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। और ये देखिए एन फ्रैंक की फोटो है। आप देखते हैं किताब 1947 में एन फ्रैंक के जो पापा थे, आई थिंक ऑटो फ्रैंक उनका नाम था, उन्होंने ये बाद में छपवाई थी 2 साल बाद। असल में ये डच जबान में छपी थी, पर बाद में हमारे पास अब इंग्लिश तर्जुमा उसके इंग्लिश के ट्रांसलेशन में अवेलेबल है। तो उसी किताब की बात हो रही है, डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। किसने लिखी? एन फ्रैंक। जो आप देखते हैं हॉलोकॉस्ट लिटरेचर का एक जॉनर में कंसिडर किया जाता है। वर्ल्ड वॉर 2 को समझने के लिए जो अगर साहित्य लिया जाए, समझना जाए चाहे हम उसे, तो उसके लिए बड़ी अच्छी मार्मिक किताब है। 33 क्वेश्चन है, हार्लेम रेनेसां इज एसोसिएटेड विद विच कंट्री? ये आप देखिए एक लिटरेरी मूवमेंट पे क्वेश्चन है कि ये जो मूवमेंट है ये किस देश में चली। हार्लेम रेनेसां किस देश में चली थी? ऑप्शन है साउथ अफ्रीका, यूनाइटेड स्टेट्स, जमैका एंड फ्रांस। हार्लेम रेनेसां सिंपल सी बात है यूनाइटेड स्टेट्स के साथ एसोसिएट था, तो आंसर बी है। अगर आप लोगों ने जैज एज के बारे में सुना है, लुई आर्मस्ट्रॉन्ग के बारे में सुना हुआ है, लैंस्टन ह्यूज के बारे में सुना है, जोरा नील हर्स्टन के बारे में सुना है, डब्ल्यू.ई.बी. डिबॉय के बारे में सुना है, ये जितने भी अफ्रो अमेरिकन कल्चर है जो आप देखते हैं 1960s-70s के दौर में अमेरिका में बहुत हद तक बहुत पॉपुलर हुआ। और हार्लेम क्यों कहते हैं? क्योंकि न्यूयॉर्क में एक डिस्ट्रिक्ट है हार्लेम, मैनहट्टन के पास, वहीं पर ये रिवाइवल था जब अफ्रो अमेरिकन लोग अपने कल्चर को प्रमोट करने लगे थे, उसी को हार्लेम रेनेसां कहते हैं। मैंने इस पूरी मूवमेंट के बारे में जिक्र किया था मेरे चैनल पे, अमेरिकन लिटरेचर और हिस्ट्री को, मतलब बिल्कुल कोलंबस की खोज जब अमेरिका की उसने, तब से लेकर आप लगा लीजिए बाराक ओबामा जब 2008 में राष्ट्रपति बने, पूरा अमेरिका का इतिहास मैंने अपने चैनल पे पढ़ाया था। तब मैंने हार्लेम रेनेसां का भी जिक्र किया था। अगर आपको देखनी वीडियोस तो जाके देख लीजिए, प्लेलिस्ट में इकट्ठी है मेरे चैनल पे अमेरिकन लिटरेचर। और मैं बार बार बता रहा हूँ, जामिया के एग्जाम में अमेरिकन लिटरेचर पे कई सवाल आते हैं। आप देख रहे हैं एक सवाल हार्लेम रेनेसां पे आ गया, इससे पहले एफ स्कॉट फिट्जरल्ड द ग्रेट गैट्सबी पे क्वेश्चन था। तो अमेरिकन लिटरेचर एक इंपॉर्टेंट जॉनर है, उस पर ध्यान दीजिएगा अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। 34 क्वेश्चन, वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, जामिया में रिपीट क्वेश्चन है, पहले भी पूछा गया है। नॉवल जो है द गाइड बाय आर के नारायण, वो किस टाउन में सेट है? फिक्शनल टाउन कौन सा है? आप देखिए, एक तो द गाइड बहुत फेमस किताब है आर के नारायण की, इसके अलावा सबसे फेमस किताब लेकिन आर के नारायण की आप भी जानते हैं, मैं भी, और वो है स्वामी एंड हिज फ्रेंड्स।
या जिनको आप कहते हैं मालगुडी डेज। तो मालगुडी डेज की कहानियां लिखते थे और मालगुडी वो फिक्शनल टाउन है साउथ इंडिया के अंदर जहां आर के नारायण की मैक्सिमम कहानियां सेट होती हैं। गाइड कहानी भी वहीं पर सेट, उसी की सेटिंग भी वही है। तो आंसर इज डी, ऑप्शन डी मालगुडी। आप देखेंगे इसी नॉवल पर देवानंद साहब और वहीदा रहमान जी की बहुत फेमस फिल्म है, उसका नाम है गाइड, जो 1965 की फिल्म है। आपको समय मिले तो जरूर पढ़िए। उसके अंदर वो बहुत फेमस गाना है दिन ढल जाए हाय रात न जाए या गाता रहे मेरा दिल, वो उसी फिल्म का गाना है जो इसी नॉवल पे बनी हुई, जिसमें राजू गाइड की कहानी, जो बड़ा फेमस ट्रोप है भारत में कि मैं राजू गाइड नहीं हूँ, वो इसी नॉवल की फिल्म में से निकला है। तो देवानंद साहब की फिल्म है, यूट्यूब पे अवेलेबल है, जाकर देखिए। 35 क्वेश्चन अगेन वेरी कॉमनली आ रहा है, कौन सी किताबें आमतौर पे लोग पढ़ रहे हैं या इंस्टाग्राम या बुकस्टाग्राम आप पढ़ते हैं तो आप आराम से गेस कर सकते हैं। तो वो है विच इंडियन एपिक इज इमेजिन्ड इन चित्रा बनर्जी देवकुर्नीज नॉवल द पैलेस ऑफ इल्यूजन। पैलेस ऑफ इल्यूजन बहुत फेमस है, वो हरे रंग की किताब का कवर है, बहुत खूबसूरत था, एक राजस्थानी फोर्ट का दरवाजा बनाया हुआ है। चित्रा बनर्जी देवकुर्नी जो भी बहुत पॉपुलर राइटर हैं, उनका जो नॉवल है उसमें कौन से इंडियन एपिक को दोबारा से लिखा गया, रीइमेजिन किया गया? आंसर इज बी महाभारत, जो 2008 में ये नॉवल आया था। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इसको फेमिनिस्ट एंगल से लिखा गया महाभारत को, यानी महाभारत को जब देवकुर्नी जी लिख रही है तो वो देख रहे हैं कि द्रौपदी के पर्सपेक्टिव से अगर रामायण की कहानी सुनाई जाती तो वो कैसी होती, जो पांडवों की बीवी है द्रौपदी, और हाउ इज शी सीइंग एक पेट्रियार्कल वर्ल्ड में एक फीमेल का पर्सपेक्टिव क्या रहा होगा, तो वो उस एंगल से इमेजिन कर रही है महाभारत को अगेन पांचाली द्रौपदी के कैरेक्टर से। 36 क्वेश्चन पर आते हैं, वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन फ्रॉम इंग्लिश लिटरेचर, इट्स अगेन अ रिपीटेड क्वेश्चन। नॉवल जो किम है रडियार्ड किपलिंग का, उसकी सेटिंग क्या है? मैं आपको नॉवल दिखा देता हूँ, बहुत ही फेमस नॉवल है, ये रहा, किताब है मेरे पास, एंड दिस इज द बुक रुडयार्ड किपलिंग्स किम। रुडयार्ड किपलिंग वही जिन्होंने जंगल बुक लिखी है, जिन्होंने जस्ट सो स्टोरीज लिखी हैं, जिन्होंने बड़ी फेमस कविता लिखी है व्हाइट मैन्स बर्डन। तो रुडयार्ड किपलिंग की किम आप देख रहे हैं, इसमें बनारस का सीन बना हुआ है, तो आंसर आपको कवर पेज देख के ही पता चल रहा है, और आंसर इज इंडिया। दो अफगानिस्तान बर्मा तिब्बत के साथ भी आई थिंक इन द कहानी जो किम है वो इनको विजिट करता है, बर्मा में विजिट करता है, लेकिन बुनियादी तौर पे जो सेटिंग है नॉवल की वो कॉलोनियल इंडिया है, और उस समय ये सब इलाके भी लार्जर कॉलोनियल इंडिया में ही कंसिडर होते थे। तो आंसर इज डी इंडिया। और जो किम होता है वो हमारा एक स्पाई है, जासूस है, रशिया और ब्रिटिश एम्पायर सेंट्रल एशिया पर कंट्रोल जमाना चाहता है, और ब्रिटिश एम्पायर की तरफ से किम हमारा एक जासूस है जो कहानी में जो हमारी कहानी में एडवेंचर्स अंडरगो करता है, ग्रैंड ट्रंक रोड पे ट्रैवल करता है, तिब्बत में जाके लामास से मिलता है, उसी पे पूरी कहानी है। तो बाकी भी ऑप्शन हो सकते थे, थोड़ा कंफ्यूजिंग था, पर बुनियादी तौर पे आंसर इंडिया, कॉलोनियल इंडिया ही होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, लिटरेचर में एलिजी किसे कहते हैं? अगेन मैं कहूंगा कोई सेल्फ प्रमोशन नहीं है, लेकिन जो मेरी वीडियोस लगातार देख रहे हैं, जो मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, उनके लिए दिस क्वेश्चन वुड हैव बीन अ केक वॉक। मैंने एलिजी पे पूरा एक डिटेल्ड वीडियो पढ़ाई थी, वॉल्ट विटमैन की कविता व्हेन लाइलेक्स लास्ट इन द डोरयार्ड ब्लूम, उसमें कम से कम 3 से 4 लेक्चर्स हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। एलिजी पे स्पेसिफिकली मैंने एक वीडियो बनाई थी, व्हाट इज पेस्टोरल एलिजी, आपको वीडियो मिल जाएगी। तो अगर आप चैनल फॉलो कर रहे हैं आपके लिए बहुत आसान रहा होगा। लिटरेचर में एलिजी का मतलब क्या होता है? आंसर इज बी, अ पोयम मोर्निंग अ डेथ, किसी की मौत पर, मैयत पे, जिसको हम हिंदी में मरसिया कहते हैं, उर्दू हिंदी गंगा जमुनी तहजीब में जिसे हम मरसिया कहते हैं, उसी को एलिजी कहते हैं, जो किसी की मौत पर लिखा जाता है, मौत के कंसेप्ट को समझाते हुए, एक्सेप्ट करते हुए। और मैंने बताया था वॉल्ट विटमैन की कविता व्हेन लाइलेक्स लास्ट इन द डोरयार्ड ब्लूम, अब्राहम लिंकन की जब मौत होती है 19th सेंचुरी के अंदर, लेट 19th सेंचुरी में, तो उनको श्रद्धांजलि देते हुए विटमैन, जो कि फैन है लिंकन साहब के, उनके लिए वो श्रद्धांजलि देते हैं। दो मैंने और एग्जाम्पल्स भी दिए थे, जैसे मैंने बताया था मिल्टन की बहुत फेमस एलेजी है लिसिडस, जिसपे एमए पे इस बार क्वेश्चन था, जो अपने फ्रेंड एडवर्ड किंग के लिए उन्होंने लिखी थी, जो कैम्ब्रिज का दोस्त था। वैसे ही आप देखेंगे इंग्लिश लिटरेचर में बड़ी मशहूर एलेजी है वो टेनिसन की है, इन मेमोरियम, जो उन्होंने आर्थर एच हैलम अपने फ्रेंड के लिए लिखा। तो ये बहुत जेनरिक क्वेश्चन है, जरूर पूछा जाता है और पूछ लिया गया है, कौन सी कविता एलेजी में से कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 38, माय फेवरेट क्वेश्चन, और मेरे बड़े पसंदीदा राइटर है देवदत्त पटनायक साहब, जिनका एपिक चैनल पे शो आता था देवलोक, और मैं उनसे मिला हुआ भी हूँ, मतलब आई हैव पर्सनली मेट हिम, आई विल शो यू, आई हैव अ साइंड कॉपी ऑफ हिम। देवदत्त पटनायक ने बहुत एक्सटेंसिवली किस इंडियन एपिक के बारे में अपनी किताब, 2 किताबों का जिक्र है, जया एंड द बॉयज ऑफ कर्ण। इनमें से बिल्कुल भी देवदत्त साहब को नहीं जानते, उनके काम को नहीं जानते, वो बॉयज ऑफ कर्ण से गेस कर सकते हैं कि वो महाभारत का कैरेक्टर है। कर्ण होता है सूतपुत्र है, ही इज द आर्च राइवल ऑफ अर्जुन, तो उसी पर बेसिस पर है। लेकिन जया भी बड़ी फेमस किताब है, आप चाहें तो मैं आपको किताब दिखा सकता हूं, मैं तो बहुत दिस इज द बुक आई एम टॉकिंग अबाउट, जया। तो कह रहे किन इन किताबों में उन्होंने किस एपिक पे काम किया, और आपको आंसर दिख रहा है महाभारत, एकदम टाइटल पेज पे लिखा हुआ है। किस किताब पे बात की? देवदत्त पटनायक पे। देवदत्त पटनायक भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते जा रहे हैं जामे के एंट्रेंस एग्जाम में। मैंने कॉन्टिन्यूसली पिछले सालों में भी देखा कि देवदत्त साहब पे क्वेश्चन आए हैं, इस बार फिर पूछ लिया गया है। आप देखते हैं ऑप्शन है रामायण, शिव पुराण,
भगवत पुराण भी हो ही गया, महाभारत आंसर इज डी महाभारत। रामायण पर उन्होंने सीता नाम की एक किताब लिख रखी है, तो कंफ्यूजन शायद वहां होती जया, लेकिन उनकी किताब महाभारत पर है, मैंने आपको दिखाई। 9th क्वेश्चन है, इन विच शेक्सपियरियन प्ले डज द कैरेक्टर यागो अपीयर? ट्यागो नहीं है, यागो अपीयर। आप देखते हैं ये क्वेश्चंस थोड़े से इसलिए मुश्किल हो जाते हैं क्योंकि रादर देन जस्ट स्ट्रेट फॉरवर्डली आस्किंग कि ये किताब या ये प्ले किसने लिखा है, जो बच्चे याद कर लेते हैं, जामिया वाले आप देख रहे हैं किताब से ज़्यादा कैरेक्टर्स के बारे में चाहते हैं कि कैरेक्टर के थ्रू पहचान पाएं। वैसा ही क्वेश्चन ये भी, इससे पहले भी आप देखते हैं हैमलेट पे भी यही सवाल था कि रोजनक्राट्स और गिल्डनस्टोन किस प्ले में कैरेक्टर्स थे। तो आपको याद रखना है जब आप नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर करें, थोड़ा कैरेक्टर प्लॉट भी समझ लीजिएगा, बहुत ज़रूरी है। उसी को करने के लिए हम अपनी मेंटरशिप क्लासेस के अंदर हम स्टूडेंट्स को यही गाइड करते हैं, पूरे प्लेस हम समझा देते हैं और सारे MCQs के बारे में गाइड करते हैं। ज्वाइन करने के लिए गूगल जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। बहरहाल, तो 39th क्वेश्चन पर आते हैं। शेक्सपियर के कौन से प्ले में यागो है? आंसर ओथेलो है। ओथेलो एक ट्रेजेडी है जो एक मूरिश कैरेक्टर के बारे में, जनरल के बारे में है, और ये जो कहानी है इसके अंदर यागो जो होता है वो मेन विलन है कहानी का। आप देखते हैं ओथेलो है वो डेस्डेमोना नाम की औरत से शादी कर लेता है। डेस्डेमोना का बाप नहीं चाहता शादी हो, लेकिन फिर भी दोनों समाज की मर्जी के खिलाफ शादी कर लेते हैं। यागो जो है वो राइट हैंड है ओथेलो का, लेकिन यागो को क्या है, जलन है ओथेलो से कि उसने गलत इंसान को आगे बढ़ा दिया, एक कॉम्पिटिटर को आगे बढ़ा दिया यागो की जगह पे, और यागो फिर बदला लेना चाहता है ओथेलो से। तो वो ओथेलो के मन में डेस्डेमोना के खिलाफ जहर और शक के बीज बो देता है, और इसी से अंत के अंदर ओथेलो ही डेस्डेमोना का हत्या कर देता है, मर्डर कर देता है। तो ओथेलो कहानी के अंदर ही यागो है। अगर आपको ये प्ले समझना है तो विशाल भारद्वाज साहब जिन्होंने हैमलेट पर हैदर बनाई थी, वैसे ओथेलो पर उन्होंने बड़ी अच्छी पिक्चर बनाई है ओमकारा, जिसमें बीड़ी जलाइले बड़ा वो फेमस गाना है बिपाशा बासु वाला। उसमें ओथेलो का कैरेक्टर आप देखते हैं सैफ अली खान ने प्ले किया है, और उसमें उसका नाम है लंगड़ा त्यागी, क्योंकि वो यूपी के अंडर मतलब गैंगस्टर वर्ल्ड के ऊपर सेटिंग है उसकी। तो उसके अंदर ओथेलो के कैरेक्टर में यागो में देखिएगा सैफ साहब को उसमें लंगड़ा त्यागी के नाम पे। 40वां क्वेश्चन, आखिरी सवाल पर तुरंत आता हूं। इनमें से कौन सी एक ट्रेडिशनल हाइकू फॉर्म है? हाइकू आप देखते हैं जापानीज फॉर्म ऑफ पोएट्री है, 3 लाइंस की कविता होती है। तो आंसर बी है 3 लाइन जापानीज फॉर्म। 5-7-5 का सिलेबल्स होते हैं, 5 यानी ऊपर 5 सिलेबल होंगे, 7 होंगे और 5 होंगे, और अक्सर नेचर के बारे में होती है। जैसे बहुत फेमस हाइकू है, मैं आपके लिए पढ़ देता हूं, जो मात्सुयो बाशो साहब की है। एन ओल्ड साइलेंट पॉन्ड, अ फ्रॉग जंप्स इनटू द पॉन्ड, स्प्लैश साइलेंस अगेन। ये सारा आपको हमारी PDF के अंदर मिल जाएगा। मैंने जो आंसर की प्रोवाइड की उसमें एक्सप्लेनेशन भी है हर आंसर की, प्रॉपरली इकट्ठा करके हमारे अकेडमी वेबसाइट पर है। पेपर को डाउनलोड करने के लिए एक्सेस लिंक भी डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट कर लीजिएगा। इसके साथ पेपर हमारा सॉल्व हो गया। Thanks for watching. Don't forget to like and subscribe.